अगर हमें किसी भी मटेरियल के बारे में पता चल जाए कि ये किन चीज़ों से और किस तरह के पार्टिकल से मिलकर बना है, तो हम उसके बारे में डिफरेंट किस्म की प्रेडिक्शन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इस पार्टिकल में, इस मटेरियल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होंगी और कौन सी प्रॉपर्टीज़ नहीं मौजूद होंगी, और उसके बारे में हम डिफरेंट प्रेडिक्शन को कर सकते हैं। तो जिस तरह अगर किसी चीज़ को जानना हो कि किन चीज़ों से मिलके बनी है, तो हम उसको छोटे से छोटे अचीवेबल पार्ट तक जो है वो सब डिवाइड करते हैं। सेम इसी तरह अगर हम यूनिवर्स के जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल तक पहुँचे, तो हमें इसके बारे में डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन भी पता चल सकती है और हम उसके बिहाफ पे डिफरेंट प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें छोटे से छोटे पार्टिकल तक पहुंचना ज़रूरी है। तो जिस तरह जब हमने देखना हो कि कोई बड़ी चीज़ कितनी छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी है, कौन से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो उसको हम तोड़ के देखते हैं कि वो अंदर उसके क्या है। तो सेम इसी तरह अगर हमने देखना है कि यूनिवर्स किन छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे इसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल तक। 19वीं सेंचुरी तक जो है वो हम यही जानते थे कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है और उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। साइक्लोट्रॉन जो है ये एक इनिशियल एफर्ट थी, एक कोशिश थी एटम को तोड़ने की, और आज तक हमने देखा कि इससे हमें काफ़ी चीज़ें अचीव भी हुई। हमने बेशुमार सब पार्टिकल्स भी डिस्कवर किए। साइक्लोट्रॉन बेसिकली इसी कोशिश में हमें हेल्प करता है कि वो एटम को तोड़ने में और उसके अंदर देखने में कि वो किन चीज़ों से मिलके बना है, वो फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है। आज हम जानते हैं कि हमारा जो एटम है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलके बना है। फिर हमें ये भी पता चला कि प्रोटॉन फर्दर क्वार्क से मिलके बना है, और आफ्टर सम एफर्ट्स एंड पैसेज ऑफ टाइम हमने ये भी देखा कि बेसिकली क्वार्क जो हैं वो हिग्स बोसॉन से मिलके बने हैं। अगर आप पार्टिकल और न्यूक्लियर फिज़िक्स को थोड़ा फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि अभी तक का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारे पास है वो हिग्स बोसॉन है, और यहीं से हमारे पास सारे का सारा मैस और एनर्जी आती है। अगर आपने स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में अगर आपको थोड़ा सारा इन्फॉर्मेशन हो, तो आप इस बारे में जान सकते हैं कि हिग्स बोसॉन किस तरह से सारे का सारा जो एटम है उसको कंस्ट्रक्ट करता है, और फिर फर्दर आगे एटम जो है वो पूरे का पूरा जो मटेरियल है, जो सिस्टम है, उसको बनाता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि साइक्लोट्रॉन बेसिकली है क्या, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, हम किस तरह इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं और किस तरह से इसकी सारी की सारी वर्किंग जो है वो परफॉर्म होती है, और उस वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए बैकग्राउंड में हम कैलकुलेशन जो है वो किस तरह से लेके चलते हैं, और इस सारे के सारे प्रोसेस का हमें एडवांटेजेस क्या हुए हैं आज तक, और इसकी लिमिटेशन क्या हैं जिनको दूर करना ज़रूरी हैं और जिनसे आगे ये काम नहीं कर पा रहा। साइक्लोट्रॉन एक सबसे पुराना और इनिशियल पार्टिकल एक्सेलरेटर है जो कि इन्वेंट किया गया था लॉरेंस और अर्नेस्ट से इन 1934 में, और ये जो डिवाइस है ये यूज़ होती थी चार्ज पार्टिकल को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करने के लिए। हमारा और बेशुमार साइंटिस्ट का जो मेन मकसद था वो एटम को उसके सब पार्टिकल्स में डिवाइड करना ज़रूरी था, उसको तोड़ना ज़रूरी था। और आप जानते हैं कि किसी चीज़ को भी तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि पहले उसको स्पीड अप किया जाए। अगर आपने कोई भी नारियल वगैरह या कोई भी इस तरह की चीज़ तोड़ना चाहते हैं, तो जब तक आप उसको बड़ी स्पीड से किसी चीज़ के साथ या दीवार के साथ मारेंगे नहीं, तब तक वो ज़्यादा पार्टिकल में डिवाइड नहीं होगा, टूटेगा नहीं। जितनी ज़ोर से किसी चीज़ को फेंक के तोड़ेंगे वो उतने ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड होगा। तो मेन जो थॉट थी इसके पीछे पार्टिकल एक्सेलरेटर की वो यही थी कि जहाँ तक हो सके हम पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करेंगे, स्पीड अप करेंगे, और फिर उसको किसी चीज़ पे बम्बार्ड करवा के उसको हम तोड़वा सकते हैं, उसको डिवाइड करवा सकते हैं। इस पार्टिकल एक्सेलरेटर का भी थीम यही था कि हम चार्ज पार्टिकल को बहुत ज़्यादा स्पीड अप करें, एक्सेलरेट करें, इवन नियर द स्पीड ऑफ लाइट। साइक्लोट्रॉन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये है कि जो आपने कल के लेक्चर में भी देखा है कि जब भी कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल जो है वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर आता है, तो उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगती है जिसकी वजह से वो एक सर्कुलर ट्रैक में रिवॉल्व करना शुरू कर देता है। और यही वो मेन पॉइंट है जहाँ पे हम चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं बाय गिविंग इट मोमेंटम।
आपको पता है कि जब भी हमने किसी चीज़ को मोमेंटम देना हो हम उसको गोल गोल चक्कर में घुमाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रस्सी से किसी पत्थर को बांध दें और उसको फिर गोल गोल घुमाएं तो उसमें मोमेंटम बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगा, और अब जब आप इस पत्थर को किसी चीज़ से मारेंगे तो वो ज़्यादा डैमेज कॉज करेगा। सेम उसी तरह जिस तरह दाऊद अलैहिस्सलाम ने बहुत बड़े एक जाइंट को भी एक छोटे सारे पत्थर के थ्रू अपनी वो जो उनके पास गुलेल टाइप जो थी एक इलास्टिक वायर थी उसमें डाल के जब उन्होंने गोल गोल घुमा के उसको मारा तो उनसे 10 गुना बड़ा जो एक जाइंट था वो एक छोटे सारे पत्थर को लगने की वजह से नीचे गिर गया था, जस्ट बिकॉज द मोमेंटम ऑफ रॉक। तो सेम वही काम हमने यहाँ पे करना है। जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि हमने चार्ज को एक मैग्नेटिक फील्ड में ला के सर्कुलर ट्रैक में रिवॉल्व करवाएंगे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मोमेंटम गेन कर लेगा और आस्ता आस्ता इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, वो एक्सेलरेट होता जाएगा। और यही वो मेन पार्ट है, यही वो मेन प्रिंसिपल है जिसके तहत हम साइक्लोट्रॉन के अंदर जो अपने हमारा पार्टिकल है, जो चार्ज पार्टिकल है, उसको एक्सेलरेट करते हैं। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन को बड़े सादा से लफ्ज़ों में मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास इस सिस्टम के अंदर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली ऐसा मटेरियल होता है जिसमें से अगर जब करंट पास करती है तो वो एक मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देता है, उसके इर्द गिर्द एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ये 2 ऊपर और नीचे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट प्लेस करते हैं और दरमियान में इनके जो हैं एक सेमी सर्कल टाइप की मेटालिक डिस्क होती है, जिस तरह से आप देख सकते हैं। एक को मैंने D1 बोला और एक को D2 बोला। इनको डीज बोलते हैं और डीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डी लाइक शेप बनाती हैं। तो ये मेटालिक डी होती हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा और इन डीज को हमने जो है वो अटैच किया होता है विद दी हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। इसका क्या रोल है हम वर्किंग में देखेंगे। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गए, 2 मेटालिक डिस्क होगी जो कि अटैच होती हैं ऑसिलेटर के साथ। तो सिंपल क्या होगा कि जब हमारे पास डीज में इलेक्ट्रिक करंट आएगी उसकी वजह से जब चार्ज आएगा और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, उसकी वजह से हमारे पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। दोनों के आपस के कोलैबोरेशन की वजह से जो चार्ज पार्टिकल जनरेट हो रहा होगा वो मजबूर हो जाएगा उसी प्रिंसिपल के तहत सर्कुलर ट्रैक में मूव करने से। और इस तरह से बाय चेंजिंग और बाय अप्लाइंग दी AC सप्लाई थ्रू दी ऑसिलेटर हम उसकी जो चार्ज की फ्रिक्वेंसी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उसको सपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसका सारे का सारा मोमेंटम चार्ज पार्टिकल गेन करेगा। उसके बाद यहाँ से एक हमारे पास सप्लाई होती है जहाँ से हम इसको बम्बार्ड करते हैं टारगेट के ऊपर। और इनिशियल डेज़ में इसको सेम इसी तरह ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ होता था कि हम चार्ज पार्टिकल्स को जो हैं वो बम्बार्ड कराते थे ट्यूमर के ऊपर। हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल जो है वो ट्यूमर को तोड़ने के लिए काम आता था, उसको इस तरह से हम ख़त्म कर सकते थे, ट्रीट कर सकते थे इनिशियल डेज़ में। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी वर्किंग की। तो वर्किंग को समझने के लिए सिर्फ 2-3 पॉइंट को आपने ध्यान से सुनना है। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पॉजिटिव प्लेट पे एक प्रोटॉन पॉजिटिव आयन जो है वो जनरेट हुआ और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी v1 से जो है वो मूव करता हुआ आगे की तरफ जाएगा। क्योंकि इस गैप के दौरान कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं है, तो वो सीधी तरह से मूव कर सकता है स्ट्रेट लाइन में। लेकिन जो ही ये डीज तक पहुँचेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास पहुँचेगा, तो जो ही वो यहाँ पे पहुँचेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके ऊपर अप्लाई होगी, जिसकी वजह से एक परपेंडिकुलर फोर्स उसके ऊपर लगेगी और वो एक सर्कुलर ट्रैक में डाइवर्ट हो जाएगा। अब जो ही ये अपना सेमी सर्कल जो है वो पूरा करेगा, यहाँ से यहाँ इसने एक अपना आधा सर्कुलर पाथ मूव किया है, तो आधा सर्कुलर पाथ मूव करने के बाद अगर तो यहाँ पे नेगेटिव ही रहे और क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये उसके ऊपर रुक जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी दौरान ये जो ऑसिलेटर है हम उसकी फ्रिक्वेंसी इस तरह की सेट करेंगे कि आफ्टर एवरी हाफ सर्कल, आफ्टर एवरी सेमी सर्कल ये अपनी जो टर्मिनल्स की जो पोलैरिटी है वो चेंज कर दें। क्योंकि ये अल्टरनेटिंग सप्लाई है, ये अपनी पोलैरिटी को चेंज कर सकती है। तो आधे सर्कल के बाद इसकी पोलैरिटी यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगी और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था। यहाँ पे सर्कल में हाफ सर्कल के बाद यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हो जाएगी और ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो हमारा पॉजिटिव आयन है ये पॉजिटिव प्लेट उसको रिपेल करेगी, जिसकी वजह से इसको आगे की तरफ धक्का लगेगा।
अब जब इसको आगे की तरफ धक्का लगेगा तो ये बाय गेनिंग मोमेंटम आगे की तरफ जाएगा। अगेन इस गैप के दरमियान में कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं हो रही, तो ये सीधा जो है उस विद हाई मोमेंटम जो है वो आगे की तरफ जाएगा। और जब ये आके इस प्लेट पे पहुंचेगा तो अगेन इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी, जिसकी वजह से इसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी। तो और अगेन ये किस में मुड़ जाएगा, एक सर्कुलर ट्रैक में मुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो इसका सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस होगा वो पहले वाले सर्कुलर ट्रैक से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि जब ये वाला पॉजिटिव आयन यहाँ पे एंटर हुआ था तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कोई v1 थी, लेकिन जब ये यहाँ से बाहर निकला था तो इसकी वेलोसिटी v2 हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे हमने उसको एक्स्ट्रा मोमेंटम दिया था जो कि इस प्लेट ने इसको प्रोवाइड किया था, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। और वेलोसिटी ज़्यादा होने से इसके सर्कुलर ट्रैक का रेडियस भी ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि हमने कल वाले लेक्चर में देखा था। ये कल वाले लेक्चर में जो हमने इक्वेशंस देखी थी, यहाँ से हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, रेडियस ऑफ सर्कल भी जो उसका होगा सर्कुलर ट्रैक का वो ज़्यादा होता जाएगा, जिसकी वजह से उस चार्ज पार्टिकल का जो सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है वो बढ़ता जाएगा। सेम इसी तरह जब ये यहाँ तक पहुँचेगा आफ्टर कंप्लीटिंग वन मोर हाफ सर्कल, सो अगेन इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे पहले ये पॉजिटिव था, यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव आ चुका हुआ था, आफ्टर हाफ साइकिल अगेन यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और अगेन इसको पॉजिटिव पे रिपेल होगा और यहाँ पे इसको धक्का लगेगा और ये विद वेलोसिटी v3 मज़ीद इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी और ये आगे जाएगा। अगेन इस गैप के दौरान कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, लेकिन जो ही ये मूव करता हुआ विद द वेलोसिटी v3 यहाँ पे एंटर होगा तो अगेन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से, तो जिसकी वजह से इस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी और अगेन ये सर्कुलर ट्रैक में चला जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो अगेन इसका सर्कुलर ट्रैक जो है इसका रेडियस इससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि v3 जो है वो v2 से भी ज़्यादा होगी, तो इसका जो r3 होगा वो उससे भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह से होगा क्या कि चार्ज जो है एक सर्कुलर ट्रैक में मूव करता जाएगा बाय इंक्रीजिंग इट्स रेडियस, और जो इसका रेडियस बढ़ता जाएगा ये इस बात का सबूत होगा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो भी ज़्यादा होती जा रही है। और एक टाइम आएगा जब हम उसकी वेलोसिटी जो है मैक्सिमम हद तक जब इंक्रीज़ कर देंगे तो उसके बाद हम इसको यहाँ से टारगेट के ऊपर जो है वो सप्लाई करेंगे और ये टारगेट के ऊपर जाके हिट करेगा। जितनी ज़्यादा हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा इसकी एनर्जी जो है वो हम गेन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस तरह से हम दे सकते हैं। कल भी हमने देखा था कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो एक ख़ास किस्म की एंगुलर फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे रिवॉल्व करेगा। सो ये जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्व कर रहा होगा, हमने यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करनी है इस ओसिलेटर की जो AC सप्लाई की है, ये याद रखें इंपॉर्टेंट चीज़, वो जो फ्रीक्वेंसी है इसके टाइम पीरियड के हाफ़ होनी चाहिए या इसकी फ्रीक्वेंसी के हाफ़ होना चाहिए, क्योंकि हमने हर हाफ सर्कल के बाद इसकी पोलैरिटी ऐसे चेंज करनी है कि वो इस पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा सके। सो यहाँ पे ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है वो रिवॉल्व कर रहा है विद द टाइम पीरियड t, और टाइम पीरियड t भी कल हमने देखा था किस तरह से इक्वेशन से हम डिराइव कर सकते हैं। तो अगर वो उस टाइम पीरियड t से रिवॉल्व कर रहा है तो हमने जो AC सप्लाई खुद से उसको अप्लाई करनी है वो इस टाइम पीरियड के हाफ़ होनी चाहिए, क्योंकि हम हर हाफ सर्कल के बाद चार्ज को एक पुश प्रोवाइड करेंगे जिससे आस्ता 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 उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होते होते बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसकी एग्जांपल बच्चे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर आपका कोई दोस्त है वो बड़ा हैवी वेट है और अगर आपने उसको पींग पे स्विंग में झूला देना है, तो एक मेथड तो ये है कि आप एक ही पुश में एक ही धक्के में उसको इतनी स्पीड प्रोवाइड कर दें कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करना शुरू कर दे। तो ये वाला धक्का, ये वाला पुश प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल होगा। आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि इतने हैवी वेट बंदे को आप इतनी ज़ोर से धक्का दें कि वो बहुत स्पीड से झूला जो उसका जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर दें। तो इसका एक आसान तरीका क्या है कि आप उसको आस्ता आस्ता हर एक खास टाइम पीरियड के बाद एक पुश प्रोवाइड करें ताकि आस्ता आस्ता जो उसकी स्पीड है वो बढ़ती जाए। तो सेम उसी तरह जिस तरह आप एक हैवी दोस्त को अपने जो आपके पास एक बहुत ज़्यादा वेट वाला अगर आपका दोस्त है, अगर आप उसको झूला देना पड़ गया है
तो जिस तरह आप एक धक्के में उसकी जो पिंग है उसको बहुत ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट नहीं करवा सकते, तो अगर आप उसको आस्ता आस्ता एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद पुश प्रोवाइड करेंगे, एक ख़ास फ्रिक्वेंसी के साथ पुश प्रोवाइड करेंगे, तो आप देखेंगे बड़ी कम फोर्स लगाने के बावजूद भी आस्ता आस्ता उसकी स्पीड में बहुत वाज़ेह चेंज आ जाएगा। और एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा कि वो अब आपको बोलेगा कि अब आप धक्का ना दो, मेरी जो पिंग है, जो मेरा जो स्विंग है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करना शुरू हो गई हुई है, तो अब आप मज़ीद धक्का जो है वो ना दो। तो हमारे पास ये जो ऑसिलेटर है, जो एसी सप्लाई है जो यहाँ पे लगी हुई है, ये भी बेसिकली आपकी तरह ही है। जो आपके दोस्त को, आपका दोस्त यहाँ इस केस में जो है वो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, जिसको आप एक हर हाफ टाइम पीरियड के बाद एक पुश प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और एक टाइम आएगा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, नियर द स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी। सो द अप्लाइड ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी शुड बी इट्स हाफ, विच इज़ नोन एज साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी। उस साइक्लोट्रॉन की, उस डिवाइस की जो फ्रिक्वेंसी हमने फिक्स करनी है उसको साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, और यही मेन रोल प्ले करती है चार्ज को ओसिलेट करवाने में, चार्ज को आस्ता आस्ता एक ऐसे एनर्जी लेवल तक लेके जाने में जहाँ की उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वैसे तो हमने कल वाले लेक्चर में भी इसकी वैल्यू ड्राइव की थी, एक दफ़ा हम इसको फिर देख लेते हैं कि हमें पता है कि जो चार्ज पे मैग्नेटिक फ़ोर्स लग रही है वो QVB है, जो कि इसको रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है, जिसका एक्सप्रेशन mv²/r होता है। इस केस में मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेंटीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रही होती है, तो दैट्स मीन हम इन दोनों को आपस में इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। QVB = mv²/r, जहाँ से रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो हमें पता चल जाएगा कि अगर एक चार्ज जो है वो एक ख़ास वेलोसिटी v से जब मूव कर रहा हो इन द प्रेजेंस ऑफ सम मैग्नेटिक फील्ड b, तो उसका जो रेडियस बनेगा वो ये बनेगा r। और इस इक्वेशन से हम उसकी वेलोसिटी की ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो कि चार्ज की लीनियर वेलोसिटी को शो कर रहा है, लेकिन आफ्टर एंटरिंग इन मैग्नेटिक फील्ड b वो अपने लीनियर मोशन से सर्कुलर मोशन में आ जाएगा, तो इसलिए हम v को रिप्रेजेंट करते हैं v = r से। लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, जो कि v = r होता है, तो इसकी जगह ये आ जाएगा। जब इनको रिलेट करते हैं तो r से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी आएगी चार्ज की वो ये होगी। अब इस एंगुलर फ्रिक्वेंसी को मेंटेन रखने के लिए हमें टर्मिनल पे कौन सी लीनियर फ्रिक्वेंसी अप्लाई करनी पड़ेगी, ये हमने फाइंड आउट करनी है, जिसको हम साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी बोल रहे हैं। हमारे पास ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी होता है 2πf। इसकी वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये 2πf = आ जाएगा QB/m। यहाँ से हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो आ जाएगी QB/2πm आ जाएगी। ये हमारे पास साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी है, जो कि हमने उसको प्रोवाइड करनी है बाय द AC ऑसिलेटर, ताकि वो अपनी एक ख़ास किस्म की एंगुलर फ्रिक्वेंसी से मूव करता रहे। यहाँ पे जो गौर करने वाली चीज़ ये है, जो मैंने कल भी आपको बताया था, कि हमारी जो फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड है वो चार्ज के रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। ये नहीं है कि जो जितना उसका रेडियस बढ़ता जाएगा हमें फ्रिक्वेंसी उसको उतनी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हम कांस्टेंट रखेंगे और उस कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी के बावजूद आस्ता आस्ता जो उसका रेडियस है उसकी जो स्पीड है वो खुद ब खुद बढ़ेगी, जिसकी वजह से उसका रेडियस भी खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। इसकी एग्जांपल बड़ी सादी सी मैंने आपको वही दी है, जो कि पींग वाला झूला है। आप अपने दोस्त को जब झूला दे रहे होते हैं तो जिस स्पीड से आप पहला धक्का दें उसी स्पीड से अगर आप 5वां, 6वां, 7वां, 8वां धक्का भी देते जाएं, आप अपनी वो जो पुश है, वो जो एनर्जी है उसको बेशक ना बढ़ाएं, लेकिन वो जो स्पीड है पींग की, जो झूले की स्पीड है, वो खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। जब आप पहला धक्का उसे प्रोवाइड करेंगे तो वो थोड़ी सारी स्पीड से मूव करेगा, जब दूसरा धक्का लगाएंगे तो थोड़ी स्पीड और बढ़ेगी, जब तीसरा धक्का लगाएंगे तो और ज़्यादा हो जाएगी। तो आस्ता आस्ता ग्रेजुअली जो स्पीड का एम्पलीट्यूड है वो खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। सेम उसी तरह हम ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं उसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बेशक उसको हम कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर अप्लाई करें तो चार्ज की स्पीड खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी बाय गेनिंग द मोमेंटम।
और उसका रेडियस भी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो बढ़ता जाएगा। और उसको जब हम आस्ता आस्ता उसका मोमेंटम बढ़ाते जाएंगे तो उसके पास जो एनर्जी है, जो एंगुलर मोमेंटम है वो बढ़ता जाएगा। और जब हम उसको किसी टारगेट पे फॉल करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मोमेंटम से, बहुत ज़्यादा एनर्जी से उसके ऊपर जाके हिट करेगा। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास ये जो हाई एनर्जी पार्टिकल यहाँ से जनरेट होते हैं, ये डिफरेंट किस्म के न्यूक्लियर रिएक्शन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज़ होते हैं। डिफरेंट किस्म के जो ऑलरेडी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे होते हैं, फिशन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन में, उधर हम इन हाई एनर्जी पार्टिकल को यूज़ करवा सकते हैं। दूसरा ये कि हमारे पास ये जो हाई एनर्जी पार्टिकल हैं, ये फर्दर दूसरे हाई एनर्जी पार्टिकल को जनरेट करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये किसी एटम को जाके हिट करते हैं तो वहाँ से फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को जनरेट कर सकते हैं। और ये जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होंगे, ये फर्दर आगे हमारे पास एटॉमिक रिएक्टर्स में यूज़ होते हैं। कुछ लेक्चर्स में आपने ये देखा था कि हमारे पास ये जो एटॉमिक रिएक्टर्स हैं, ये एज अ सप्लाई चाहिए होते हैं, एज अ फ्यूल चाहिए होते हैं। तो वहाँ पे हम इन न्यूट्रॉन्स को जनरेट करवाते हैं और उनको फर्दर अपने न्यूक्लियर रिएक्टर में, एटॉमिक रिएक्टर में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम इनको डिफरेंट मेडिकल और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसको काफ़ी देर तक ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए, बल्कि आज भी इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। इसी तरह डिफरेंट इंडस्ट्रियल फील्ड्स में भी हम इसको अपने मकसद के मुताबिक जो है वो यूज़ करते हैं। डेफिनेटली दे आर हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स, तो इनको हम डिफरेंट पर्पसेस में यूज़ करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे पास LHC, जो इस साइक्लोट्रॉन की जो मॉडिफाइड फॉर्म है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, ये आपके याद रखने के लिए आपको बता रहा हूँ। स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस की जो बॉर्डर लाइन है, उसके करीब 27 किलोमीटर लंबी लाइन, ये सर्कुलर पाथ में इस तरह की जो है वो फैली हुई है। 27 किलोमीटर लंबी ये लाइन, जिसको हम लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर बोलते हैं। इनमें हम प्रोटॉन्स को सेम इसी तरह, वर्किंग सारी सेम है, उसको एक्सेलरेट करवाते हैं। और जदीद दौर में डेफिनेटली हमारे पास अब मॉडिफाइड हो चुकी हुई हैं चीज़ें, तो उसको हाईली एनर्जेटिक फॉर्म में हम उसको एक्सेलरेट करवाते हैं। और डिफरेंट किस्म के जो जितनी भी डिस्कवरीज़ हैं जो आपको सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए जो है वो पता चली हैं, वो इससे ही हुई हैं। और इसका जो मेन मकसद है वो बिग बैंग थ्योरी से पहले क्या था और बिग बैंग थ्योरी के जो सीक्रेट्स हैं वो क्या थे, उनको फाइंड आउट करना है। बिकॉज सीक्रेट्स ऑलवेज लाइज इन स्मॉल डीड्स। किसी भी चीज़ के जो राज हैं वो हमेशा छोटी चीज़ों में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास, जिस तरह आप SSP पढ़ रहे हैं, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, सो इसमें आपने देखा है कि अगर आपके पास यूनिट सेल की इन्फॉर्मेशन है, देन यू कैन हैव द इन्फॉर्मेशन ऑफ होल स्ट्रक्चर। अगर आपके पास यूनिट सेल के बारे में इन्फॉर्मेशन है तो आप पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो किस तरह का बिहेवियर शो करेगा। तो सेम इसी तरह इस कायनात की पूरी सीक्रेट्स को समझने के लिए इस कायनात का सबसे छोटा जो पार्टिकल है उसको समझना ज़रूरी है। और यही मेन थीम है LHC का। मोर देन 10,000 साइंटिस्ट जो हैं वो इस जगह पे काम कर रहे हैं। मोर देन 50,000 लेबर जो है वो यहाँ पे काम कर रही है पिछले 10 से 15 सालों से। और उन सब का जो एजेंडा है वो यही है कि वी हैव टू फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जिस दिन हम छोटे से छोटे पार्टिकल तक पहुँच जाएंगे, हम पूरी की पूरी यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। बिकॉज सीक्रेट्स ऑलवेज लाइज इन स्मॉल डीड्स। अगर इसकी लिमिटेशन की बात की जाए तो हम अनचार्ज पार्टिकल को इससे एक्सेलरेट नहीं करवा सकते। फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन जो है चार्जलेस पार्टिकल है, इसलिए हम इसको एक्सेलरेट नहीं करवा सकते। क्योंकि जो बेसिक इसका प्रिंसिपल है वो ये है कि जब चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड से जब तक इंटरेक्ट नहीं करेगी, परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लगेगी तो वो सर्कुलर ट्रैक में रिवॉल्व ही नहीं करेगा। तो इसलिए न्यूट्रॉन को हम कैरी नहीं कर सकते। दूसरा, इलेक्ट्रॉन क्योंकि मैस इसका बहुत कम है, तो इसका जो मोमेंटम गेन होगा वो भी बहुत कम होगा। मतलब हमें बहुत ज़्यादा इनपुट देने के बाद जो इसका मोमेंटम गेन मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा, ना होने के बराबर मिलेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन का भी जो है वो फीचर इतना कामयाब नहीं है। और एट दी एंड रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट, आपको पता है जब भी हाई स्पीड इन्वॉल्व होती है तो रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। सो इसको टैकल करना भी हमारे लिए जो है वो मुश्किल है अभी तक के लिए। ये लिमिटेशन है जिसको हम फेस कर रहे हैं। इसमें सबसे मेजर चीज़ है रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट। आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ जो है वो नियर द स्पीड ऑफ लाइट पहुंचती है, उसके पास टाइम डायलेशन, लेंथ कंट्रैक्शन जैसे
मैस वेरिएशन जैसे जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं वो आ जाते हैं। तो इसको अभी फ़िलहाल डील करने के लिए हमारे पास कोई इतनी मॉडर्न साइंस नहीं है, इस पे काम अभी हो रहा है। आज के लेक्चर में आपने मेनली देखा है कि साइक्लोट्रॉन है क्या, ये करता क्या है, इसको बनाया कैसे जा सकता है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इनकी अभी तक की लिमिटेशन क्या है जिसके ऊपर हमने काम करना है। तो ये सारे का सारा आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है।